Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.121 from Erodo-Hitley series. इस क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है, a body of mass m slowly hold up the hill by force F, which at each point was directed along a tangent to the trajectory. क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है बड़ी इंटरेस्टिंग सी है. ये बोला गया कि हिल है एक, है ना, रैंडम से शेप के अंदर एक हिल सी है, उसके अलोंग मैं इसको पुल करके और ऊपर की तरफ इसको चढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक इसको हिल के अंदर हिल के ऊपर इसको पुल करता हूँ, वहाँ पे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में अगर मैं देखूंगा तो वहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो एल कवर कर पाता है और वर्टिकल हाइट वो एच कवर कर पाता है. लेकिन वो पाथ ऑब्वियस सी बात है, वो इस यहाँ से यहाँ तक ऐसे नहीं लेके गया, पहले हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल, वो कुछ रैंडम शेप था उस तरीके से लेके गया है. इसमें कुछ रैंडम सा शेप ये बना रखा है, बाकी ये शेप कैसा भी हो सकता है हमें नहीं पता. ठीक है, कोई भी रैंडम शेप के लिए कैलकुलेशन वैलिड होगी, क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक कर्वेचर की इक्वेशन हम यूज में नहीं लेने वाले, ना ही गिवन है. तो फिर बोला गया है कि फाइंड द वर्क परफॉर्म्ड बाय दिस फोर्स. जो फोर्स एफ लगा करके हम इसको पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस फोर्स का कितना वर्क डन होगा. द हाइट ऑफ द हिल इज एच एंड द लेंथ ऑफ द इट्स बेस एल एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज के. देखो, इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें बताता हूँ कि हर एक वर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है. सबसे पहली बात तो कि ये रैंडम कर्वेचर का कोई कर्व है जिसके ऊपर हम इसको पुल करके ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो बोल रखा है कि स्लोली होल्ड, यानी कि बिल्कुल धीरे धीरे इसको पुल किया जाता है, खींचा जाता है. उसका मीनिंग और वो क्यों जरूरी है ऐसा बोलना, इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट है उसके हिसाब से इतना बोलना क्यों इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर तुम फ्लैट सरफेस होती, अगर फ्लैट इंक्लाइन प्लेन होता बिल्कुल सीधा, फिर तुम चाहे उसको धीरे धीरे खींचो चाहे तेजी से खींचो, समझ में आ गई. वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलता जहाँ पर नॉर्मल और एम जी कोस थीटा बैलेंस्ड होते. क्योंकि इंक्लाइन प्लेन पर अगर मैं बोलूँ कि वर्टिकल डायरेक्शन में एम जी लग रहा है, ये एंगल थीटा है, तो ये 90 में थीटा, ये थीटा बनेगा, तो एम जी के इधर कॉम्पोनेंट एम जी कोस थीटा होगा और उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा. और उस अलॉन्ग द इंक्लाइन ऊपर की तरफ तुम खींचोगे तो नॉर्मल और एम जी कोस थीटा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन के अंदर बैलेंस्ड होंगे. बट इन केस ऑफ द कर्ड स्ट्रक्चर या फिर कर्ड सरफेस की अगर मैं बात करूंगा, तो अगर ये इस तरीके से कर्ड है, अगर ये किसी स्पीड से मूव करेगा, तो वो किसी इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के सर्कल में घूम रहा होगा. सर्कल में घूम रहा होगा तो मैं नॉर्मल को एम जी कोस थीटा के इक्वल नहीं लिख पाऊंगा, और हमें लिखना पड़ेगा नॉर्मल माइनस एम जी कोस थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, सेंटर की तरफ नेट फोर्स, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा. और क्योंकि अगर वो रैंडम सरफेस, रैंडमली कर्व्ड सरफेस होगी, तो हमें हर एक पॉइंट पर उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन करनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है हिली एरिया में. तो समझ में आ गई की बात. तो इस प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए, ताकि हमें किसी भी पॉइंट पर सर्कुलर मोशन की इक्वेशन ना लगानी पड़े, यहाँ पर जब वो चल रहा होगा तो उसका सर्कल नीचे की तरफ होगा ऐसे, तो फिर एम जी सेंटर की तरफ लग रहा होगा, नॉर्मल बाहर की तरफ लग रहा होगा, तो फिर हम लिखेंगे एम जी माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर. तो नॉर्मल जो फोर्स होगा वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड होगा, और जो ये ऊपर पुल करेगा तो जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के दे रखा है, मतलब सरफेस रफ है, तो जो फ्रिक्शन होगा, क्योंकि ये मूव करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा इस पर. और काइनेटिक फ्रिक्शन जो लगेगा वो म्यू इंटू एन लगेगा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के और नॉर्मल तो उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंडेंट होता, उसकी स्पीड पर डिपेंडेंट होता. समझ में आ गई क्या बात. इस वजह से नॉर्मल एक वेरिएबल फोर्स होता और उसकी वजह से फ्रिक्शन एक वेरिएबल फोर्स होता. समझ में आ गई. और जो कि खुद स्पीड पर और रेडियस ऑफ कर्वेचर डिपेंडेंट होते, तो ये बहुत डिफिकल्ट सी प्रॉब्लम बन जाती है उसको सोल्व करना. ऐसा नहीं कि वो सोल्व नहीं हो पाता, वो अगर एक्सप्रेशन हमें दे रखा हो, उसकी कर्वेचर दे रखी हो, तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को एक्स और वाई के टर्म्स में लिख करके और नॉर्मल एक्स और वाई के टर्म्स में लिख करके कैलकुलेट कर सकते हैं. बट वो थोड़ा डिफिकल्ट काम. ये क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सिंप्लीफाइड किस तरीके से है और किस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स बन सकती है. क्योंकि बच्चों को तो यही समझ में नहीं आता कि वो सोचते हैं कि हर बार जब भी ऐसा सवाल आएगा सेम आंसर आएगा. नहीं, वो तब आएगा जब स्लोली पुल किया जाएगा, फिर वो कर्वेचर पर डिपेंड नहीं करता. क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर स्लोली पुल करेंगे तो इसकी स्पीड लगभग जीरो होगी, तो नॉर्मल और एम जी लगभग बैलेंस्ड होंगे, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स तो है ही नहीं, क्योंकि सेंट्रीपिटल मोशन के लिए स्पीड ही नहीं है सर्कुलर पाथ पर, उसकी स्पीड ही नेग्लिजिबल है. समझ में आ गई बात. हम लिखेंगे, अगर मान लो इस पार्ट पर लिखेंगे नॉर्मल सेंटर की तरफ और एम जी बाहर की तरफ, तो नॉर्मल माइनस एम जी कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर अगर हम लिखना चाहें, तो स्पीड ही नेग्लिजिबल है, तो नॉर्मल बराबर एम जी कोस थीटा, नॉर्मल इक्वल टू एम जी कोस थीटा बन जाएगा. हमेशा यही रहेगा, किसी भी इंस्टेंट पर जो भी इंक्लिनेशन होगा वहां पर नॉर्मल वहां के एम जी कोस थीटा के बराबर होगा. हाँ, इंक्लिनेशन जरूर बदलेगा, उसके साथ साथ इंक्लिनेशन यानी कि स्लोप जरूर बदलेगा, उसके साथ थीटा जरूर बदलेगा, लेकिन स्पीड की वजह से नॉर्मल नहीं बदलेगा, सिर्फ इंक्लिनेशन की वजह से बदलेगा. आई होप कि तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आई और कितनी किस तरीके से सिंप्लीफाइड करी गई है इस प्रॉब्लम, किया गया है इस प्रॉब्लम को, वो भी समझ में आया होगा. और अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं.
मान लो इसको तुम हिली एरिया में ऊपर की तरफ पुल कर रहे हो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के है, स्लोली बोला है, बिल्कुल स्लोली मूव करवाया गया है, मतलब कि उसकी एक्सेलरेशन बिल्कुल जीरो है, उसकी स्पीड बिल्कुल जीरो है। समझ में आ गई क्या बात है? नियरली जीरो है। एग्जैक्ट जीरो तो नहीं हो सकता, एग्जैक्ट जीरो में तो चलेगा ही नहीं, बट बिल्कुल धीरे धीरे लेकर के जा रहे हैं, ताकि जो सर्कुलर मोशन के लिए जो पाथ पर वो चलेगा तो वो सर्कुलर मोशन का इफेक्ट उसमें कंसिडर ना हो। समझ में आ गई बात? और नॉर्मल को एम जी कोस थीटा के बैलेंस, यानी कि किसी भी इंस्टेंट पर जो भी इंक्लिनेशन होगा उसके परपेंडिकुलर फोर्सेज बैलेंस्ड रहे। एफ नेट इस पर नियरली जीरो रहेगा, परपेंडिकुलर और टेंजेंशियल दोनों डायरेक्शन में, ना ही वो अलोंग द टेंजेंट एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि अगर अलोंग द टेंजेंट वो एक्सेलरेट करेगा तो स्पीड ही आ जाएगी ना, और स्पीड अगर वो गेन कर लेगा फिर तो कोई सर्कुलर मोशन की इक्वेशन में लगानी पड़ेगी नॉर्मल निकालने के लिए, फ्रिक्शन उस पर डिपेंडेंट होगा फिर। तो ना तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में ना ही नॉर्मल डायरेक्शन में कोई किसी की भी डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, यानी कि ये नेट फोर्स जीरो है, स्लोली मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन इसको नहीं मिल रही है। इंक्लिनेशन होता है हिल वेरी, इंक्लिनेशन वेरी करता है। यहाँ पर स्लोप अगर मैं बोलूँगा इस पॉइंट पर टेंजेंट ऐसे बनेगा तो यहाँ पर इंक्लिनेशन ऐसा है, यहाँ पर इंक्लिनेशन ऐसा है, यहाँ पर इंक्लिनेशन ऐसा, अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा। नॉर्मल फोर्स जो है और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो फोर्स है वो दोनों उस पर वेरी करेंगे, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्योंकि वो स्लाइड कर रहा है, तो वो दोनों के दोनों, क्योंकि फ्रिक्शन खुद नॉर्मल फोर्स पर डिपेंडेंट है और नॉर्मल इंक्लिनेशन पर डिपेंडेंट होगा, तो दोनों वेरी कर रहे होंगे। ड्यू टू दिस फोर्स एफ, ये जो फोर्स एफ है, अब इस पर एम लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा, इन तीनों का रिजल्टेंट एफ को ही तो बैलेंस करना है। एफ इसको नेट फोर्स जीरो बना करके चलेगा। अब क्योंकि नॉर्मल बदल रहा है तो फ्रिक्शन भी बदल रहा होगा, एम तो कांस्टेंट है, एम को फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, तो इन ये दोनों फोर्स बदलेंगे तो इनका रिजल्टेंट बदलेगा, तो नेट फोर्स बदलेगा, तो एफ को भी बदलना पड़ेगा ताकि नेट फोर्स जीरो बना के रखे। तो हर एक इंस्टेंट पर जैसे जैसे फ्रिक्शन और नॉर्मल बदलेंगे इंक्लिनेशन की वजह से, वैसे वैसे एफ को भी बदलना। तो ये एफ एक वेरिएबल फोर्स है जिसका वर्कडन हमें पूछा है कि यहाँ से ऊपर तक ले जाने में ये एफ कितना काम करेगा। एफ किस किस के अगेंस्ट काम करेगा? देखो नीचे ग्रेविटी लग रहा है एम उसके अगेंस्ट इसको ऊपर की तरफ पुल करेगा। वो वाला कंपोनेंट निकालना बिल्कुल आसान है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि एफ में एफ ने जो काम किया, एक्सटर्नल एजेंट ने जो काम किया, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना किया, तो किसी भी इंस्टेंट पर देखोगे वर्टिकली डायरेक्शन में तो एम लग रहा था नीचे, और ऊपर की तरफ अगर मैं देखूं कांस्टेंट फोर्स था नीचे, और ऊपर की तरफ एच डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो एम की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वर्क डन बाई एम अगर मैं लिखूंगा तो माइनस का एम इंटू एच आ जाएगा। एम फोर्स, एच डिस्प्लेसमेंट और कोस 180 डिग्री जो कि माइनस बना देगा इसको। एम नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, एम के लिए एम का वर्कडन माइनस एम होगा, तो एम के अगेंस्ट उसको प्लस एम काम करना पड़ेगा, तब जा करके वो एच हाइट इसको पुल कर पाएगा ऊपर की तरफ। समझ में आ गई बात? तो एम के अगेंस्ट तो इतना करना पड़ रहा होगा, साथ ही साथ इसको फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पर उसको फ्रिक्शन भी तो है जो कि नीचे की तरफ रोकने की कोशिश कर रहा है। तो एक तो एम के अगेंस्ट काम किया, एम के अगेंस्ट वो एम काम करेगा, फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना करेगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? हम आगे नेट वर्क डन ही कैलकुलेट कर रहे हैं, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि किस किस के अगेंस्ट काम करेगा। नॉर्मल और एमजी के अगेंस्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि फोर्स जो एफ होगा वो तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा उसको पुल करने के लिए, टेंजेंशियल डायरेक्शन में सरफेस पर। नॉर्मल और एमजी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये तो दोनों आपस में बैलेंस्ड है, इन दोनों का वर्क डन तो वैसे भी जीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल जो चलेगा वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में चलेगा किसी भी इंस्टेंट पर। तो नॉर्मल और एमजी, उसके एमजी का ये कोस थीटा कॉम्पोनेंट, ये परपेंडिकुलर रहेंगे, तो इनकी वजह से कोई कॉम्पोनेंट नहीं आएगा। एक्चुअल में तो एमजी साइन थीटा और फ्रिक्शन का वर्क डन हो रहा है। या फिर मैं टोटल एमजी का देखूँ ना, तो टोटल एमजी का वर्क डन तो उसके अगेंस्ट हाइट से निकाला जा सकता है, या फिर एमजी के कंपोनेंट्स का वर्क डन भी निकाला जा सकता है, जिसमें एमजी कोस थीटा का कोई वर्क डन नहीं होगा, सिर्फ एमजी साइन थीटा का वर्क डन आएगा। हाँ, फ्रिक्शन की अगर बात करेंगे तो फ्रिक्शन लॉन्ग द टेंजेंट है हमेशा, तो फ्रिक्शन का वर्क डन आएगा। नॉर्मल का कभी नहीं आएगा, नॉर्मल के किसी कंपोनेंट का नहीं है, क्योंकि नॉर्मल तो हमेशा ही परपेंडिकुलर रहेगा किसी भी इंस्टेंट पर सरफेस के, और डिस्प्लेसमेंट सरफेस के डायरेक्शन में आएगा, इसलिए नॉर्मल का वर्क डन जीरो रहेगा। ध्यान से सुनो, एफ नेट जीरो मेंटेन करते हुए चलेगा तो फोर्स एफ एक वेरिएबल फोर्स होगा। तो किसी इंस्टेंट पर मान लो जिस पॉइंट पर ये है, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनाया है सरफेस पर, तो ये एक इंक्लाइन प्लेन की तरह काम करेगा जिसका इंक्लिनेशन थीटा है। इस पॉइंट का इंक्लिनेशन थीटा है, तो अलोंग द इंक्लिनेशन नीचे की तरफ, इस पर टेंजेंट के अलोंग नीचे की तरफ ब्लॉक को हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो नीचे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। इधर की तरफ वर्टिकल डाउनवर्ड एमजी लग रहा होगा, एक नॉर्मल लग रहा होगा। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो जो फ्रिक्शन लग रहा होगा क्योंकि स्लाइड कर रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा म्यू इंटू एन, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के दे रखा है तो के इंटू एन फ्रिक्शन लग रहा होगा इस पर। नॉर्मल एम जी कोस थीटा, एम जी के कॉम्पोनेंट कर लेते हैं, एम जी का एक परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट, ये एंगल थीटा, ये 90 थीटा, ये थीटा बन जाएगा, तो इधर एम जी कोस थीटा और इधर अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एम जी साइन थीटा। तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन नीचे की तरफ फ्रिक्शन प्लस एम जी साइन थीटा दोनों लग रहे हैं, इधर एम जी कोस थीटा और नॉर्मल, नॉर्मल एम जी कोस थीटा के बराबर होगा, इस डायरेक्शन में फोर्सेज बैलेंस है, नॉर्मल टू द टेंजेंशियल डायरेक्शन, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्सेज बैलेंस है, तो एफ तुम्हारा फ्रिक्शन प्लस एम जी साइन थीटा के बराबर होगा। फ्रिक्शन की वैल्यू को के इंटू एन लिखा जा सकता है क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन, और एन को एम जी कोस थीटा, तो जो नेट फोर्स लग रहा है उसको एम जी साइन थीटा प्लस के एम जी कोस थीटा लिखा हुआ है।
अगर मैं कंपोनेंट्स के हिसाब से वर्क डन देखूं तो नॉर्मल का वर्क डन तो पूरा ही जीरो है, क्योंकि वो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर रहेगा। साथ ही साथ अगर मैं एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन और एम जी कोस थीटा, एम जी साइन थीटा और एम जी कोस थीटा अलग अलग कंपोनेंट देखता हूँ, तो एम जी कोस थीटा का कभी भी कोई वर्क डन नहीं आएगा। किसी भी इंस्टेंट पर जो भी एम जी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर में आएगा उसका कोई वर्क डन नहीं आएगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा, सिर्फ उसी कंपोनेंट का वर्क डन होगा। नेट वर्क डन एम जी का हमने निकाल रखा है, एम जी एच के बराबर होगा माइनस एम जी एच के बराबर, उसके अगेंस्ट हमें प्लस एम जी एच यानी एफ को प्लस एम जी एच काम करना पड़ेगा। खैर, इस कंपोनेंट का और इस कंपोनेंट का कोई फोर वर्क डन नहीं आएगा। एफ प्लस एम जी साइन थीटा, ये नीचे की तरफ इसको खींचना चाह रहे हैं, फोर्स एफ ऊपर खींचेगा, तो अगर इसको ऊपर की तरफ मूव करना है तो ये हल्का सा ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा, नेग्लिजिबल सा ज़्यादा, ताकि स्लोली मूव कर सके। तो ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा तो इसका वर्क डन पॉजिटिव होगा, इन दोनों का वर्क डन नेगेटिव। तो इन दोनों के अगेंस्ट ही तो इस एफ को काम करना है, कि ये नीचे खींचना चाह रहे हैं उसके अगेंस्ट एफ ऊपर की तरफ पुल करेगा, तो ये नेगेटिव वर्क करेंगे, ये पॉजिटिव वर्क करके इसको ऊपर ले जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट उनके। तो इनकी वजह से कोई वर्क डन नहीं आएगा। हमें इस फोर्स की वजह से वर्क डन चाहिए, तो हमें मान लिया कि अलोंग द टेंजेंट वो हल्का सा डिस्प्लेसमेंट डी आर लेता है, क्योंकि एक्चुअल में तो हर जगह यहाँ पर ऐसे डिस्प्लेसमेंट आएगा, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे। तो मैं ज़्यादा बड़ा डिस्प्लेसमेंट नहीं ले सकता, क्योंकि उस डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें थीटा बदलना पड़ जाएगा। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लूंगा ताकि इंक्लिनेशन ना बदले अलोंग द इंक्लिनेशन। ये जो आसपास के पॉइंट है यहाँ से मान लो यहाँ तक चला गया, बस इतना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ताकि थीटा सेम बना रहे। वैसे तो थीटा वेरिएबल है, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मान लो डी आर हो गया, तो वर्क डन क्या लिख देंगे, फोर्स इंटू उसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, सीधा सीधा एफ डी आर, सीधा सीधा वर्क डन हो जाएगा। एफ डॉट डी आर करेंगे तो एफ और डी आर और कोस जीरो, कोस जीरो तुम्हारा वन बन जाएगा, क्योंकि फोर्स और डी आर डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री पर है। तो एफ डी आर कोस जीरो, यानी एफ डी आर तुम्हारा वर्क डन हो जाएगा। फोर्स है एम जी साइन थीटा प्लस के एम जी कोस थीटा, टोटल जो फोर्स था एफ हमारा जो अपने अप्लाई कर रखा है, इंटू डी आर करेंगे तो डी आर दोनों जगह यहाँ भी और यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एम जी इंटू डी आर साइन थीटा को अलग लिख दें और के एम जी इंटू डी आर कोस थीटा को अलग से लिख दें। अब ध्यान से देखो, अगर ये डी आर इस तरफ डिस्प्लेस हुआ है, उसका हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल थीटा था डिस्प्लेसमेंट का टेंजेंट की डायरेक्शन में, तो डी आर का हॉरिजॉन्टल के साथ अगर थीटा था तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी आर डी एल जो तुम्हारा बनेगा वो क्या बन जाएगा, डी आर कोस थीटा। तो जो डी आर कोस थीटा वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और जो तुम्हारा डी आर साइन थीटा, अगर ये थीटा था, अगर मैं इसको थीटा बोलता हूँ, तो वर्टिकल कंपोनेंट जो बनेगा डी एच, वो क्या बन जाएगा, डी आर का साइन थीटा कंपोनेंट। तो ये जो डी आर साइन थीटा है इसको मैं डी एच लिख सकता हूँ कि वर्टिकल में कितना डिस्प्लेसमेंट आया, और जो डी आर कोस थीटा है इसको मैं लिख सकता हूँ हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट डी एल, क्योंकि हमें एल और एच दे रखे हैं तो हमें उसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ जाएगा उसको, ताकि हम नॉन वैल्यूज के अंदर आंसर निकाल पाए। अब देखो, यहाँ पर एम जी कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर डी एम के एम जी कॉन्स्टेंट है, इसको अगर हमें वर्क डन लिखना पड़ेगा तो एम जी इंटू डी आर साइन थीटा को डी एच और डी आर कोस थीटा को हम डी एल लिख सकते हैं, और इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा पूरे पाथ में। पूरे पाथ में इंटीग्रेट कर देंगे तो एम जी इंटीग्रेशन में से एम जी इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एम जी बाहर आ जाएगा, डी एच का इंटीग्रेशन इसको इंटीग्रेट करेंगे के एम जी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एल। डी एच का इंटीग्रेशन क्या होगा कि यहाँ से तुम डी एच चलते जाओगे और टोटल एच हाइट कितना कवर कर रहे हो, डी एम, तो डी एच का इंटीग्रेशन पूरा हाइट एच आ जाएगा, और डी एल का इंटीग्रेशन छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट आएंगे हॉरिजॉन्टल में, उनके कंपोनेंट आएंगे, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक गए तुम, तो इसमें एल और एच कितना कवर कर रहे हो, डी एल का इंटीग्रेशन वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एल हो जाएगा, और डी एच का इंटीग्रेशन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एच हो जाएगा। तो ये एम जी एच प्लस के एम जी एल, इतना वर्क डन तुम्हारे फोर्स को करना पड़ेगा। इसमें से एम जी एच किसके अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया उसने, तो बाकी बचा हुआ किसके अगेंस्ट किया है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट। तो फ्रिक्शन का अगर मैं वर्कडन पूछूं तो फ्रिक्शन का वर्कडन के एम जी इंटू एल होगा माइनस में, और एम जी का वर्कडन माइनस एम जी इंटू एच होगा, क्योंकि एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हाइट एच का है, तो माइनस का एम जी इंटू एच उसका वर्कडन होगा। किसी भी इंस्टेंट पर अलोंग द इंक्लाइन प्लेन नीचे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है म्यू एम जी कोस थीटा, और पार्टिकल चल रहा है ऊपर की तरफ डी आर, तो इसका वर्कडन माइनस का म्यू एम जी कोस थीटा इंटू डी आर बनेगा, वर्कडन बाई फ्रिक्शन, और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर डी आर कोस थीटा को मैं डी एल लिख दूंगा, और ये बन जाएगा माइनस का म्यू एम जी इंटू एल, वर्क डन बाई फ्रिक्शन माइनस म्यू एम जी एल होगा। यानी कि ये वाला जो कंपोनेंट है तुम्हारा म्यू एम जी इंटू एल या फिर के एम जी इंटू एल, ये वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है। इतना फ्रिक्शन इस माइनस का के एम जी इंटू एल फ्रिक्शन ने वर्क किया है, उसके अगेंस्ट प्लस का के एम जी एल किसने कर दिया, एफ ने। माइनस एम जी एच किसने काम किया वहाँ तक, ग्रेविटी ने, उसके अगेंस्ट प्लस एम जी एच उसने कर दिया, ताकि टोटल वर्क डन जीरो रहे, वो स्लोली स्लोली ऊपर चलता रहे। टोटल वर्क डन हमेशा इंस्टेंटेनियसली भी देखेंगे, टोटल वर्क डन उस पर जीरो है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो पा रही, उसकी स्पीड गेन नहीं हो पा रहा, और वो आसानी से धीरे स्लोली स्लोली चल पा रहा है, और हमें नॉर्मल फोर्स के लिए सर्कुलर मोशन की इक्वेशन भी नहीं लगानी पड़ रही, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही है, स्लोली चल रहा है। ठीक है, इसमें से mg कॉमन ले लेंगे तो mg इंटू एच प्लस के एल तुम्हारा वर्क डन बन जाएगा। तो आई होप कि तुम्हें क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, इसके सारे सिनेरियोज तुम्हें क्लियर होंगे। ठीक है, बाकी यार मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से सॉल्यूशन के साथ। बाय।